हेलो मेरे दोस्तों, आज हम इस छोटी सी वीडियो में ही अपवर्तन से पूछे जाने वाले हर एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हालांकि बोर्ड के एग्जाम में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए, ये पीपीटी पर एक एक शब्द अपने आप में एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। इस एक छोटी सी वीडियो में ही हम अपवर्तन के सारी क्वेश्चन को हम पढ़ जाएंगे। देखिए, ये रिवीजन बैच है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट ही इसको पढ़ेंगे ताकि कम समय में हम इसे कवर कर सकें। समझ रहे हैं बात को आप? देखिए, जो अपवर्तन होता है ना, अपवर्तन का मतलब होता है कि पार कर जाना, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना। जब भी अपवर्तन होता है तो उसमें माध्यम पार होता है तो उसके साथ साथ दिशा का भी परिवर्तन होता है। हालांकि हम पहले वीडियो में परिवर्तन के बारे में पढ़े हैं, जिसमें प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर और वो अपने ही दिशा में लौट आता है, यानी उसमें दिशा का परिवर्तन नहीं होता है, टकराया और इधर ही लौट आता था। बट ये अपवर्तन है, इसमें उस माध्यम पर जाएगा तो उसको पार कर जाएगा और अपनी दिशा को भी परिवर्तन कर देगा। इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। देखिए, अपवर्तन, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और जब गमन करता है ना तो ये माध्यम को पार कर देता है और पार करने के बाद ये दिशा में परिवर्तन कर देता है। हम यही इसी बात को समझाना चाहते थे। देखिए, जैसा कि एक माध्यम है कांच एक माध्यम है और हवा भी एक माध्यम है, लेकिन जब हवा से प्रकाश आ रहा है तो इस कांच में अपवर्तन के बाद, देखिए, अपवर्तन के बाद ये वापस इधर नहीं जा रहा है, यानी अपने दिशा में नहीं जा रहा है, वापस ये सोझे चल जा रहा है, यानी दिशा में परिवर्तन कर दे रहा है। समझ रहे हैं ना बात को आप? देखिए, अब देखते हैं प्रकाश के चाल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। ये नहीं कि केवल बोर्ड के एग्जाम में ही पूछता है ये चीज़। देखिए, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब भी यहाँ पर 8 दिखेगा ना तो यहाँ पर आपको मीटर दिखाई देगा। देखिए, हवा में कितना होता है, तो हवा में थोड़ा सा इससे कम होता है, क्योंकि हवा में धूल कण भी रहता है तो वो प्रकाश की चाल को डिस्टर्ब कर देता है और यहाँ पर जो इसका घनत्व भी हवा का ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी इसमें चाल कम हो जाती है। उसके बाद देखिए, जल में प्रकाश का चाल होता है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और कांच में देखते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में होता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है हमसे जब यह यहाँ पर किलोमीटर लिख देता है। देखिए, जैसे ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है, लेकिन कभी आपको दिखाई ऐसे दे देता है 5 दे देगा, यहाँ पर लिख देगा किलोमीटर पर सेकेंड, और लड़का यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की थोड़ा सा भी बात नहीं है। कैसे? देखिए, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है, तो जब किलोमीटर यहाँ पर लिखता है ना तो यहाँ 5 लिखता है, और जब इसको ही मीटर में चेंज करता है तो ये 3 जीरो यहाँ पर बैठ जाता है, तो ये घात बढ़ जाता है, 5 से 8 हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? देखिए, अब देखते हैं हम माध्यम को भी समझते हैं कि आखिर माध्यम क्या होता है। माध्यम जैसे कोई भी माध्यम, जैसे हवा एक माध्यम हो गया, कांच एक माध्यम हो गया, जल एक माध्यम हो गया। देखिए, माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक सघन होता है और एक विरल होता है। यह डिपेंड करता है प्रकाशीय घनत्व पर। जैसे कि उस कोई भी पदार्थ का घनत्व होता है ना, उसी तरह प्रकाशीय घनत्व भी होता है, जिसमें प्रकाश उतना ही पार कर पाता है जितना उसके घनत्व होते हैं। जैसा कि देखिए, हवा भी एक माध्यम है और पानी भी एक माध्यम है, लेकिन हवा के अपेक्षा पानी का प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा है, इसलिए यह सघन माध्यम होगा, और हवा का प्रकाशीय घनत्व कम है, इसलिए यह विरल माध्यम होगा। तो आप सघन का मतलब समझ गए और विरल का मतलब समझ गए। सघन में हमेशा प्रकाश की चाल कम होता है और विरल में प्रकाश का चाल अधिक होता है। देखिए, जब भी विरल माध्यम से प्रकाश के चाल सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब के ओर झुक जाता है, वो अभिलंब के पास आने लगता है। जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तब। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बार बार। अब देखते हैं दूसरा का कंडीशन में कि जब प्रकाश की चाल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, विरल मतलब हवा और सघन मतलब कांच। तो जब कांच से प्रकाश हवा में जाता है तो वो अभिलंब से दूर भागने लगता है, क्योंकि उसे भागने की पूरी तरह से आज़ादी मिल जाती है और वो भागने लगता है विरल में। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर जो इसका कोण होगा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका जो कोण होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। देखिए, अपवर्तन का नियम क्या होता है, इसको भी हम समझते हैं।
देखिए जो परावर्तन होता था ना, उसमें जितना डिग्री पर परावर्तन होता, आपतित किरण आता था, उतना ही डिग्री पर परावर्तित किरण भी जाता था, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता था। लेकिन इसमें नहीं, जैसे कि यहाँ पर आपतित किरण आ रहा है 30 डिग्री पर, तो ये माध्यम कुछ उसको चेंज कर देगा, या तो उसको बढ़ा देगा या तो इसको घटा देगा। इसलिए हम इसमें जाया का प्रयोग करते हैं। जाया का मतलब होता है साइन, साइन थीटा, साइन का प्रयोग करते हैं। ये बात जान गए। अब देखते हैं हम इसमें कि इसका नियम देखते हैं, अपवर्तन का नियम को देखते हैं। तो देखिए पहला नियम क्या होता है, साइन आई अब बटा में साइन आर होता है। और इसमें साइन आई में साइन आर से हम भाग देते हैं, जितना आता है ना उतना ही अपवर्तनांक हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना, उतना ही अपवर्तनांक हो जाता है, यानी उतना ही वो विचलित हो रहा है। बस इसी बात को बताना चाहते थे। इसी नियम को कहते हैं स्नेल का नियम, यानी अपवर्तन के नियम को ही क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल साहब ने इसी बात को समझाया था। देखते हैं, और ये पहला नियम हो गया। ये वाला दूसरा नियम है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होगा, तीनों एक ही तल में होगा, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और यहाँ बिंदु है तो आपतन बिंदु है, तीनों एक ही तल पे होगा। इसी को दूसरा नियम में बताया गया है। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अपवर्तन का नियम बताएं, तो आप लिख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन से। अब देखते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो देखिए, निर्वात में प्रकाश के चाल बटा में माध्यम में प्रकाश के चाल को ही क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक को हम म्यू के द्वारा दर्शाते हैं, जो कि म्यू का प्रतीक कुछ इस तरह होता है, म्यू का प्रतीक कुछ इस तरह होता है। देखिए अपवर्तनांक होता है ना, वो चमक को बताता है, चमक को। जिस भी पदार्थ या जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वह उतना ही ज़्यादा चमकेगा। बस अपवर्तनांक यही होता है कि उसकी चमक को बताता है। आप समझ में आ गया बात। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, यानी 2.42 होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और हर पदार्थ से इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। और उसके बाद देखते हैं कांच का अपवर्तनांक, कांच का होता है 1.5, और पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, और हवा का होता है 1.003 होता है। इसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष मतलब कि वही निर्वात का जो अपवर्तनांक एक है ना, उसी के आसपास में है। ये तीन ही थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, ये निर्वात के समान ही होता है। इसे आम भाषा में समझने के लिए हम हवा ही मानते हैं एक तरह से। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। थोड़ा सा प्रिज्म का चर्चा हम कर लेते हैं इसमें। देखिए प्रिज्म होता है ना, दो पारदर्शी सतह होता है, और वह एक समत्रिभुज से के आकार में होता है, जिसमें 60 डिग्री का कोण पर यह झुका होता है। नहीं, अब चलिए देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म दो पारदर्शी सतह होता है, जो कि एक समबाहु त्रिभुज के आकृति के समान बना होता है, जिसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री पर झुका होता है, यानी 60 डिग्री के कोण पर बना होता है। अब चलिए देखते हैं कि अपवर्तनांक का कहाँ कहाँ यूज है और कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है। देखिए, आप कभी पानी में जब छड़ी डालते हैं तो वो आप देखिएगा तो वो छड़ी टेढ़ी हुई दिखाई देती है। देखिए यही कारण है अपवर्तनांक का। देखिए जैसे पानी हो गया और यहाँ पर पानी भर दिए हम, और इसमें हम छड़ी को डालेंगे तो इस तरह दिखाई देगी, यानी टेढ़ा दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी कि जो ऊपर हवा है उसमें प्रकाश की चाल अलग है और पानी में प्रकाश की चाल अलग है, यानी ये हवा में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल ही अपवर्तनांक होता है। ये अपवर्तनांक के कारण ही टेढ़ा दिखाई देती है। या जो बाल्टी होता है उसमें हम पानी डाल देते हैं तो इसका पेंदी होता है तो ऊपर दिखाई देता है। वास्तविक पेंदी ये वाला है, वास्तविक पेंदी ये वाला है, लेकिन पानी डालते ही ये अवास्तविक जो पेंदी होती है वो ऊपर दिखाई देती है, यानी हमको प्रतीत होती है। या आप तालाब में भी देखे होंगे कि जब पानी साफ होता है तो वो कम गहरा हमें दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है कम? क्योंकि अपवर्तनांक के कारण। आज की यह छोटी सी वीडियो में हम अपवर्तनांक से संबंधित कुछ बातों को सीखे हैं। और यहाँ से काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जल में प्रकाश के चाल कितना होता है, तो 2.25 लाख ऐसे भी बता सकते हैं। कांच में कितना होता है, तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ किलोमीटर है, बार बार लड़का गलती करता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है।
ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटा में साइन आर, ये भी पूछता है। अपर्तनांक का नियम लिखे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, कांच का अपर्तनांक कितना होता है, ये भी पूछता है कि वास्तविक गहराई से कम गहराई हमें प्रतीत क्यों होता है, तो अपर्तनांक के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो आज हम इस छोटी सी वीडियो में अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन को पढ़े हैं, लेकिन इसका एक और भाग हम वीडियो दूसरा में बनाएंगे ऐसा ही छोटा सा वीडियो में, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं लेंस से संबंधित क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। लेंस से संबंधित क्वेश्चन को हम देखते हैं, और उसमें पूछता है कि प्रतिबिंब कहाँ उसका स्थिति है, कैसे बनेगा, ये सब बात भी उसमें पूछा जाता है। वो सब भी बहुत हम बेहतरीन से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आप ऐसा ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर और हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।